आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मंगल मंगलम्, आनन्द मंगल मंगलम्, हितप्रियं भारत भारतम्, हितप्रियं भारत भारतम्। स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। फिल्म मेकअप आर्टिस्ट और फिल्म निर्माता दीपक सावंत। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं दीपक सावंत जी। और दीपक सावंत जी को आप जानते हैं फिल्म उद्योग के एक बहुत ही मशहूर मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर। उन्होंने बहुत नामचीन सितारों के साथ बतौर मेकअप आर्टिस्ट काम किया है, लेकिन जिस सितारे के साथ उनका नाम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है वो हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनके साथ उन्होंने न जाने कितने दशकों तक काम किया है। ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीपक जी आपका हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका आभारी हूँ जो मुझे आपने इतनी बड़ी इज्जत दी अपने स्टूडियो में बुलाकर। दीपक जी, बात हुई कि अमिताभ बच्चन के साथ आप जुड़ गए और जंजीर फिल्म एकदम हिट हो गई और यहाँ से हिंदी सिनेमा को एक स्टार मिलता है और आप उनके पर्सनल मेकअप मैन हैं। तो अमिताभ बच्चन के साथ जो आपकी इसके आगे की जर्नी थी उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण मेकअप आगे होने लगा, डबल रोल आने लगे, कहीं कहीं बूढ़े का रोल आ रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। तो कौन सी ऐसी फिल्में थी जो बहुत चुनौतीपूर्ण थी और क्या कभी उनके साथ कोई बहस, कोई मजेदार घटना, उसका भी जिक्र कीजिए। नहीं, ऐसे एक्चुअल क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में, दीवार भी उसी टाइम थी, फिर त्रिशूल थी जी, कभी कभी थी, मजबूर थी। तो मजबूर में हम लोग जब काम कर रहे थे तो मजबूर में उनको जब अटैक आता है ना तो फेसली तो वो दिखा सकते कि अटैक आता है। तो उसमें क्या ऐसी चीज करनी चाहिए जो अटैक आने के बाद वो लगे। तो मैंने ऐसे एक उनको सजेस्ट किया था, अमित जी को नहीं किया था, डायरेक्टर को किया था मैंने सजेस्ट कि भैया अटैक जब आता है तो उनके यहाँ से एक पसीने की बूंदे आनी चाहिए, ऐसी पसीने की बूंदे नीचे तक ऐसी निकल जाए और फिर वो उठाते ये करते तो इम्पैक्टफुल लगेगा। क्या बात है। तो उन्होंने शायद अमित जी से बात की, अमित जी ने हमको बोला कि भैया ऐसा करो, एक काम करो, यहाँ से तुम ये करो। तो मैंने क्या किया, ग्रिसलिन है ना, तो ग्रिसलिन ड्रॉपर है, तो वो शॉट के पहले उनको बोला था कि शॉट शुरू हो तो मुझे बोलना। तो मैंने शॉट के पहले डाल दिया ग्रिसलिन बालों में ऐसे, और वो जैसे जैसे ये करते रहे वैसे वैसे वो ग्रिसलिन नीचे आती गई। तो वो शॉट जो है वो कहीं इसमें इम्पैक्टफुल रहा कि वाकई इनके दिमागी हालत खराब है। क्या बात है। तो ये आइडिया आपने वो आइडिया दिया था, सक्सेसफुल हो गया, हमारा इनोवेशन अच्छा चला गया। फिर एक पिक्चर थी जैसे कभी कभी, तो कभी कभी के लिए ऐसा था कि उसमें थोड़ा ओल्ड का था, थोड़ा यंग का था। तो यंग में तो चलो यंग तो दिखा देते, ओल्ड में क्या करेंगे। तो फिर अमित जी से मैंने बोला कि भाई तो ओल्ड में क्या करें। तो लोग क्या करते, नॉर्मली कलर से बाल सफेद करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने अमित जी को क्या बोला कि भाई मैं बाल सफेद करने के मूड में नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल बाल है ना, मैं एक धागे पे बांध देता हूँ और ऐसे बाल ऊपर करके उसके अंदर धागे में वो मैं गम से चिपका देता हूँ। तो वो जो छोड़ देंगे ना और आपके ऊपर से बाल आएंगे तो वो लगेंगे कि रियल आपके व्हाइट हेयर है, सफेद बाल है।
तो ओरिजिनल व्हाइट हेयर दिखेंगे। ऐसे में ये लगाने को तो कलर लगा सकता हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्टफुल आएगा नहीं। तो बीच में और दोनों साइड में मैंने लगा दिया और बहुत काम कर गया, अच्छा काम किया। क्या बात है। और वो ओल्ड में ओल्ड दिखने लग गया। तो ओल्ड में मैंने क्या किया, अंडर आई मैंने मेकअप नहीं किया उनको, अंडर आई छोड़ दिया। जब यंग में होता तो अंडर आई भर देता था मैं, तो उसमें डिफरेंसेस दिखते थे वो। क्या बात है। और वो दोनों कैरेक्टर अलग अलग दिखते थे। तो अलग अलग स्टाइल आपने अलग अलग फिल्मों के लिए अपनाई। बहुत सारी फिल्मों में है। डबल रोल वाली फिल्मों के लिए किस तरह का, जैसे महान या देश प्रेमी? देश प्रेमी भी ऐसे ही था जी। देश आखिरी प्रेमी में, रास्ता। हाँ। फिर उसमें क्या था, विग आने की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाता था। हाँ। वर्ड चेंज हो जाता था। ये ओरिजिनल में 2 कैरेक्टर थे कभी कभी के। ओरिजिनल है, हाँ, समझ बाल भी ओरिजिनल है, ये सब ओरिजिनल है। लग रहे ओल्ड है और लग रहे यंग है। उसमें क्या विग आने से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो सिनेरियो चेंज हो जाता है, वो अलग दिखते हैं। तो नेचुरली ओल्ड के हिसाब से फिर मैं मेकअप ऐसे ही किया और यंग के हिसाब से यंग मेकअप किया। तो ऐसे कैरेक्टर के हिसाब से, तो मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ मेरा मेकअप ही बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसके लिए जो हम बाल बनाते हैं या जो हम कपड़े पहनते हैं, तो अगर मेरा मेकअप 25% बहुत अच्छा है और वो कैरेक्टर को सुटेबल है, उतने ही सुटेबल कपड़े होने चाहिए। बिल्कुल बराबर। तो दूसरा उसके सुटेबल उसके बाल भी होने चाहिए। अगर कपड़े ये, तो मैं बोलता हूँ 25% कपड़े, 25% बाल और 25% मेकअप, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। हाँ। तो हर इंसान को ये लागू होता है, नॉट पिक्चर। मैंने पिक्चर के लिए सोचा, लेकिन जाती जिंदगी में भी ये लागू होता है। बिल्कुल। क्या आपने बहुत अच्छे बाल बनाए और दिखने में खूबसूरत नहीं हो और कपड़े गहरे गहरे पहन लिए, तो वो कैरेक्टर नहीं आएगा। क्या आप सूट पहने, तो वो सब चीजें करने के लिए ये लेवल पे तीनों को जाना पड़ता है। बाल भी अच्छे होने चाहिए, कपड़े भी अच्छे होने चाहिए और मेकअप भी अच्छा होना चाहिए। क्या बात। ये 75% हो गया। तो 25% अगर आपने बाहर जाके एक्टिंग किया या किसी की भी एक्टिंग की, तो 100% वो कैरेक्टर उधर तैयार होएगा। बिल्कुल। ये किसी को मालूमात नहीं है। सही कह रहे हैं आप। तो अमिताभ बच्चन का एक गाना सुनते हैं। सुनिए। तो बताइए किस फिल्म का गाना सुने? ये बिल्कुल सुनहरे दौर की फिल्में, एक के बाद एक, त्रिशूल, दीवार, बेमिसाल, कभी कभी। वो अच्छे कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। सुनते हैं ये गाना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। भाई बात अमिताभ बच्चन की, और अमिताभ बच्चन के साथ आपकी बहुत लंबी यात्रा रही है, उनके साथ सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फिल्म कौन सी थी आपकी? चैलेंजिंग ऐसे देखिए क्या होता है, हर फिल्म चैलेंजिंग है, हर कैरेक्टर चैलेंजिंग है। अगर वो कैरेक्टर अगर नहीं दिखेगा, जैसे अभी हम है, हम में अमित जी की एज हो चुकी थी लेकिन हमको यंग भी दिखाना है, हाँ, और उनको ओल्ड भी दिखाना है। उसी तरह से हम के अलावा भी बहुत सारी पिक्चरें जो है, तो उनको क्या हर पिक्चर में चैलेंज है। और दूसरा क्या हो गया था, एक पा करके फिल्म थी, तो पा के लिए प्रोस्थेटिक के लिए बाहर से आए थे वो लोग, जी जी, हम भी थे उधर लेकिन वो भी आए थे। तो उसमें क्या होता है कि आपका ओरिजिनल चेहरा चला जाता है। हाँ बिल्कुल, कुछ और ही बन जाता है वो। हाँ, तो वो जो उन्होंने मैसिव किया, जो ये कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर दिखता है, वो अमित जी नहीं दिखते। वैसी कई फिल्में ऐसी हैं। तो ज्यादातर मेरा ऐसा मानना है, और मेरी आदत है, मैं सर्वे करता हूँ, मैं पूरे भारत में जाके सर्वे करता हूँ, लोगों से पूछताछ करता हूँ, आपको अमित जी कैसे चाहिए और कैसे दिखने चाहिए, कैसे लगने चाहिए, अमित जी ने करना क्या चाहिए। कई फिल्में जो उन्होंने गेटअप्स बिटअप्स किए वो बहुत कम चली पिक्चर है। उनकी जो खूबसूरती है अमित जी की, वो कॉमेडी के किंग है। वो क्या बात है, बहुत सही बात बोली आपने। वो आड़ी टेढ़ी जैसी भी कॉमेडी करेंगे ना, पब्लिक लोटपोट हो जाती है, पब्लिक हंसती है, पब्लिक मजा करती है। तो हम रियलिटी पे क्यों जाए, हम उस पे जाए ना जो पब्लिक को अच्छा लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमित जी को जो नॉर्मली कॉमेडी पे जाना चाहिए, चाहे ओल्ड में हो, चाहे यंग में हो, चाहे किधर भी हो, मस्ती करना चाहिए। अभी की बात बताता हूँ आपको मैं, केबीसी में पहले केबीसी सीरियसली आता था। जी जी, अभी केबीसी सीरियसली नहीं आता है। हाँ, अरे यार तुमने क्या किया, ओ ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो कॉमेडी उन्होंने अभी शुरू की जी। और अमित जी को इतने लाइक कर रहे लोग, नंबर 1 पे केबीसी चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो जिस तरह से बातें करते हैं या जो उसमें से मजाक निकालते हैं, मजाक करते हैं, वो एक्चुअल अमित जी को पसंद करते हैं लोग। आपके साथ उन्होंने कभी कोई शरारत की? अरे बहुत करते हैं। अच्छा जैसे थोड़ी बहुत हो तो चलो। शोले में एक मेकअप था, हाँ, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ते हैं ना, ऐसे हवा में उड़ा देते हैं और गिर जाते हैं, पुल का सीन, वो एंड, हाँ, वो मर जाते वहाँ तो बोले चलो ये हो गया है, मेकअप कर लो। अब डेथ सीन है, उसमें क्या मेकअप करूंगा मैं। तो फिर मैंने अमित जी को साइड में लिया, अमित जी को बोला मैंने, देखिए ये ब्रिज को उड़ाया है बम से, तो जब बम से उड़ा है तो नेचुरली चितड़े चितड़े कर देगा ना। बिल्कुल, तो आपके कपड़ों के चितड़े कर देगा, आपके शरीर के चितड़े कर देगा, आपके फेस के चितड़े करेगा। तो बोले हाँ दीपक ये बराबर है। तो मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप शर्ट और पैंट मुझे निकाल के दे दीजिए। करोगे क्या? मैंने बोला चितड़े कर दूंगा उसके मैं। तो चितड़े क्या किया, तो उधर वो लगा है ऐसे ये, और एक बड़ा सा पत्थर लिया, और वो नीचे पत्थर था, बड़े बड़े पत्थर थे, उसपे मार के उसमें होल कर डाले सब जगह, ढेर सारे। तो छोटे बड़े 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 ऐसे होल हो गए। उसमें ब्लड डाल दिया मैंने, पहना के उसमें ब्लड डाल दिया। अब नेचुरली जब चितड़े निकले तो ब्लड भी आएगा। और फेस पे मैंने क्या किया, उंगलियां ब्लड में डाल के लंबे से ऐसे फेंक दिया उसे। तो एक जगह पे वो चितड़े नहीं गए, वो हर जगह पे चितड़े गए। और फिर पसीना दे के वो सब ये करके तो इम्पैक्टफुल हो गया वो। क्या बात है। अभी क्या होगा, तो उधर गर्मी बहुत थी, वो जितने मैंने चितड़े डाले थे, वो चितड़े में क्या हुआ, वो खून सूखने लग गया। अब वो शॉट के बीच में जाके मैं गीला तो कर नहीं सकता हूँ, या तो फिर मैं स्प्रे करूँ तो वो गीला हो सकता है। फिर ऐसा करके उनको ये किया। उतने में जया जी का एंट्री होती है। जया जी बोलती है अरे क्या दिखते हैं ये। तो अमित जी ने बोला ये मेरा
सीन है। और फिर उन्होंने धर्म जी, जया जी, ये सबने मिलके वो किया और वो इम्पैक्टफुल सीन आज के डेट पे है। वो क्या बात है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जैसे वो शॉट उन्होंने शायद लिया नहीं। एक दिन क्या हो गया था, वो संजीव कुमार जी के मेकअप आर्टिस्ट थे। हमारे कभी पिताजी ने भी लंदन नहीं देखा था, हम क्या देखेंगे। सरोज मोदी जाते थे लंदन वंडन, ये वो सब सामान वामान लेके आते थे ये, तो उनका नाम था। तो रमेश सिप्पी जी ने उनसे बात किए थे कि भाई हमको एक ऐसा गेटअप चाहिए जो गोली छू के निकल गई। तो बोला हम बना देंगे। अब आ रहा सवाल कि उनका मेकअप आर्टिस्ट वो है, अमित जी का मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ। तो अमित जी को पूछा उन्होंने, रमेश जी ने, तो बोले ऐसे ऐसा गेटअप चाहिए मुझे। तो बोले रमेश जी एक काम करो, दीपक को बोलो, अगर दीपक नहीं करता है, दीपक से अगर नहीं होता है तो आप सरोज जी को बोलो, सरोज जी कर देंगे, चलेगा। अब वो आया मेरे पास, मेरे को बोला ऐसा ऐसा है। कोई सामान ही नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था मेरे पास। एक गेटअप करना मतलब वो तैयारी के साथ आना पड़ता है ना। बिल्कुल, वो तो तैयारी के साथ थे, सरोज मोदी तैयार थे उधर। फिर आए, मैं बोले मेकअप ये करना है ऐसा। तो हमने बोला ठीक है। मैंने ब्रश उठाया, गम में डाला और मैंने ऊपर वालों को याद किया। मैंने बोला आज मेरी जो इज्जत है वो तुम्हारे हाथ है, तुम जाने वो इज्जत जाने, तुमको जो करना है कर लो। वाह वाह। ऐसा करके मैंने ब्रश डुबो दिया और ब्रश मारा और कॉटन था मेरे पास, दूसरा कुछ भी नहीं था। तो कॉटन मैंने चिपका दिया उसको और कॉटन को गीला करके ये जाता है ना ऐसा छू के, ऐसे लाइंस बना दी मैंने उसको। उतने में जया जी आई। जया जी ने देखा, अरे मेरे से देखा नहीं जा रहा है ये, ऐसा करके वो निकल गई वहां से, निकल गई। अब रमेश सिप्पी जी के पास कोई वो जगह नहीं थी कि वो सरोज मोदी को मैं डाल दूं। इतना अच्छा काम हो गया था। तो अमित जी को भी ऐसा नहीं था, अमित जी ने भी कुछ बोला नहीं और उन्होंने सरोज मोदी जी ने कुछ आगे बोला नहीं। फिर रमेश जी ने भी बोला कि बहुत अच्छा गेटअप हुआ है, हम आगे यूज करेंगे, ये ट्रायल मेकअप था। अरे गजब। हाँ, तो मैंने ठीक है, आपकी भी इच्छा करना है तो कभी भी बोल दीजिए, कर देंगे। ऐसा एक किस्सा और भी आया मेकअप के बारे में। जी जी। वो जब मैं स्मिता जी की, वहां भी एक किस्सा आता है तो मैं बाद में बोलूंगा इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ शोले का एक गाना सुनते हैं क्योंकि इतनी सारी बातें शोले की हुई हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्ती रखे ना, ये बिल्कुल यही सुनते हैं। हमारे पास नहीं है, यही दोस्ती रखेंगे। तेरा
ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं तो नजर, हम मगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। भाई इतनी सारी अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ी घटनाएं आप बता रहे हैं, क्या कभी कोई बहस हुई है, नाराजगी हुई है? आप नाराज हो गए हों या वो नाराज हो गए हों? सर क्या होता है, चाहे मैं नाराज हूँ या वो नाराज हो, हाँ। हम लोग बोलना बंद कर देते हैं। अच्छा बोलेंगे तो नाराजगी दिखेगी, हाँ। नहीं बोलेंगे तो नाराजगी कहाँ दिखेगी? लेकिन पता तो चल जाएगा ना? नहीं, हमने 2-2 महीने 3-3 महीने बात ही नहीं की। और मेकअप चल रहा है, सब हो रहा है। हाँ, वो बोले मेकअप करो, कर दिया। हाँ। चलो चल दिया। हाँ। वो नाराज है, वो अपनी तरफ, मैं नाराज हूँ अपनी तरफ। लेकिन काम चल रहा है। काम चल रहा है, काम को हमको रोका नहीं। अरे गजब। तो चलता रहता। तो गलत फहमियां हो जाती थी, मतलब बीच बीच हो जाती थी, लेकिन अभी हम लोग बोलते नहीं थे, तो चुपचाप अपना ये करते थे। लेकिन अभी क्या होता है, हर इंसान, मैं भी हूँ, मुझे भी 4 दफे कोई बोलेगा कि आपने ऐसा किया, तो मैं थोड़ा सा रहूंगा आपके प्रति। अब मुझे किसी ने बोला नहीं तो मैं आपके प्रति नहीं रहूंगा ना। तो लोग क्या होता है कि बुराई करना, एक दूसरे की चुगली करना, ये होता रहता है। तो शायद हो सकता है किसी ने की होगी। अमिताभ बच्चन की बातें हो रही हैं और आप बता रहे हैं कि किस तरह से कभी कभी बातचीत बंद भी हुई। वो तो बहुत हंसी मजाक वाले इंसान माने जाते हैं, शरारती माने जाते हैं। सेट पर भी कई बार वो शरारतें करते रहे। तो आपके साथ कुछ बदमाशी की उन्होंने? बहुत करते हैं। अभी शोले की बात बताता हूँ। हाँ। शोले में क्या हुआ था कि बैंगलोर से रामनगर में आना पड़ता था। हाँ। वो 1-1.5 घंटे का रास्ता था। रामनगर से उधर जाना पड़ता था। तो तब हमारे पास कोई गाड़ी थी नहीं। तो मेरे को तो नहीं थी, तो मैं आगे बैठता था, अमित जी, जय जी पीछे बैठते थे। अब जब मैं आगे बैठने चला गया तो अमित जी नॉर्मली बैठ के तो ऐसे पकड़ के फिर अंदर बैठते हैं ना, दरवाजा खोल के। वो अंदर किया, ऐसा हाथ रखा था और मैंने अपना दरवाजा बंद कर दिया। बंद कर दिया तो मैंने जोर से आवाज दिया, हाथ गया, हाथ गया, हाथ गया। अभी जया जी भी उधर परेशान थी, हाथ गया, हाथ गया। तो मैं दरवाजा खोला तो दरवाजा मैंने बंद किया था ना, मेरे दरवाजे में हाथ आया था उनका। तो फिर परेशान दोनों। और अम्मी जी, हाँ मेरे को लग गया करके, और बाद में बोलते कि नहीं लग गया, तुम्हारे साथ मजाक किया था।
अरे भाई मजाक करना है तो छोटा मोटा करो ना, इतने बड़ा करने की क्या जरूरत है। तो ये बदमाशियां भी वो आपके साथ करते रहे? बहुत करते थे नॉर्मली सेट पे। वो एक होता है ना क्या, आ जाओ अपना काम कर लो, ये कर लो, निकल जाओ, तो जोर से आवाज देंगे, दिमाग इधर है, इधर आओ। तो अभी पूरा यूनिट जो है ना वो घबरा जाता है। हाँ, कि इतनी जोर से बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बात बोल रहे हैं, मतलब चिढ़ गए वो, गुस्से में है। मैं अपना चुपचाप जाता हूँ, उनका काम करता हूँ, अपना चुपचाप बाहर आ जाता हूँ। तो लोग परेशान है। अभी नए नए जगह पे हम लोग जाते हैं तो हमको तो आदत है कि वो जोर से बोलेंगे, हमको अपना काम करना है, अपना काम करके वापस आना है। हाँ। तो लोग आके बोलते हैं हमको, अरे यार आपके इतने चिढ़ते हैं, आप कैसे ये करते हो? मैंने बोला वो अपने आप पे चिढ़ते हैं, मेरे पे चिढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो लेकिन एक दौर ऐसा आया जब आपका और अमिताभ बच्चन का साथ थोड़े दिन के लिए छूट गया था। छूट गया था बीच में। मैंने एक मकान खरीदा था दादर में, और वो मकान जिस दिन मेरे नाम पे हो गया उस दिन अमी जी ने मुझे बुलाया और बोला कि दीपक अभी हम दोनों अलग हो जाते। अरे मैंने बोला सर कम से कम बताए तो दीजिए ना क्या हुआ है। मतलब मैंने कुछ बोला है, मैंने कुछ गलत काम किया है, मैंने कुछ ये किया है, बता तो दीजिए। बोले नहीं हम थोड़े दिन के लिए अलग हो जाते। अरे बाप रे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। 2-4 दिन के बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई, फिर घर में प्रॉब्लम्स, और वो घर लेने के लिए तो पैसे मैंने उधर डाले थे, मेरे पास पैसा कुछ था नहीं, घर में राशन भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ठीक है अभी क्या किया जाए, अलग होना मतलब अभी मालिक ही बोल रहे अलग हो जाओ तो अलग होना ही पड़ेगा। सो हम चले गए। फिर इधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद मुझे एक जगह पे ऐसा लगा कि यार ये जिंदगी अच्छी नहीं है, इसको खत्म कर दे। अरे बाप रे। तो मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, चैप्टर ही क्लोज करते ना। फिर वो मैं सोचता था नहीं यार मेरे भाई है, बहन है, माँ है, पिताजी नहीं थे, फिर मिसेस है, ये सब लोगों को कौन देखेगा। फिर ये कहता था कि नहीं अपनी जिंदगी रखना ही नहीं है। मैंने कोई गलत काम किया नहीं, और गलत करता तो मैं मान लेता था कि मैंने गलत काम किया है तो ये उसकी सजा है। तो मैं दादर में रेलवे ट्रैक पे खड़ा हो गया था। अरे बाप रे। 4 नंबर का ट्रैक था, लास्ट ट्रैक, उसमें मैं खड़ा था। तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी, धड़ 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 करके, और मुझे मालूम था कि मैं अभी चंद मिनटों में उड़ जाऊंगा, उसके बाद में चैप्टर क्लोज। तो पता नहीं कुछ ने आके मेरे को जोर से मारा और मैं साइड में गिर गया। उसने उठाया और गाड़ी गई, खट 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 गाड़ी निकल गई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा था। तो मैंने ऐसा देखा है कि कोई आदमी मरना चाहता है या मरने जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब जाके लोग मरते हैं। बिल्कुल। तो वो उसने उठाया और मुझे पूरा झिंझोड़ दिया उसने। तो बुज़दिल है, तो कायर है, तो ये है, मरना चाहता है, ये करना चाहता है, वो है, ये सब बोल रहा था। मेरे पास सुनने के सिवा कोई शब्द नहीं थे, मैं कोई जवाब देने लायक था नहीं। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा पीछे, वो गाड़ी जा रही थी, वो आदमी नहीं था वहां। पता नहीं वो आदमी था नहीं, इधर उधर उधर देखा मैंने, बोला ये गायब कहाँ हो गया। ये कैसा चमत्कार है। हाँ, और कोई चलो शेड है या कोई गाड़ी है उसके पीछे चला गया, वो जैसे चला गया, ओपन लैंड है, गया किधर। अरे इतना सेकंड, मतलब एक 5 सेकंड 10 सेकंड में कैसे गायब हो सकता है। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद ये ऊपर वाला होगा, इसी ने बचाया। घर गया और घर में मैंने बोल दिया मैं झाड़ू मारूंगा किधर भी, मैं किधर भी कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा जी। उतने में मिसेस ने बोला मेरे को, तुम एक काम करो, BR फिल्म्स में जाओ। अब मैं रहता था दादर, BR फिल्म्स है सांता क्रूज में। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, उठ गया मैं, पैदल पैदल सांता क्रूज पहुंचा। ओहो। उधर पहुंचने के बाद एक रवि नल्लप्पा करके है, रवि नल्लप्पा करके बोले किधर हो तुम। मैंने बोला नहीं ऐसा है कि अमित जी के छोड़ने के बाद मैं ऐसा था, मैं आया हूँ कुछ काम के लिए। तो बोला एक काम करो, एक BR की पिक्चर शुरू हो रही है, राज बब्बर और ये, मैं बात करता हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बात की तो राज बब्बर से मिले। राज बब्बर ने बोला मैं पर्सनल नहीं रखूंगा किसी को, मैं एक काम करता हूँ, तुमको एक पिक्चर देता था, वो पिक्चर तुम कर लो। अभी अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, जरा पिक्चर देते तो पिक्चर ही करते। वो पिक्चर उन्होंने मुझे दी, उसका नाम है भीगी पलके।
जिसमें स्मिता पाटिल जी थी जी। तो हम लोग गए आउटडोर में उड़ीसा में एक होटल में स्मिता जी का कमरा था। तो बाकी उन्होंने कहा कि भाई स्मिता जी का मेकअप करना है, कंपनी के लोगों का मेकअप करना है। मैं बोला ठीक है, सब कर देंगे। स्मिता जी के रूम में गया मैं सामान लेके जाने के बाद वो आई और उनको मैंने बोला आप मेकअप तो करती नहीं हो, तो आप क्या करना चाहेंगी? तो उन्होंने बोला कि आप बताओ हमको क्या करना है। तो मैंने बोला कि ये देखो, ये पिक्चर जो है कमर्शियल पिक्चर है, मेकअप करोगे तो अच्छे दिखोगे। आर्ट फिल्म होती तो मैं खुद बोलता था कि मत करो। तो उन्होंने वो किया कि भाई अच्छा ठीक है, चलो मेकअप करते हैं। मैंने आज तक कभी मेकअप किया नहीं है, लेकिन आप बोलते हो तो मैं मेकअप करती हूँ। अच्छा। अब वो रूम में देखो तो डिम लाइट है, उसमें मेकअप हो ही नहीं सकता है। तो मैंने बोला देखता हूँ मैं। तो बाथरूम में एक ट्यूबलाइट चल रही थी। तो मैंने बोला मैडम मैं ये बाथरूम में बेसिन के पास कर सकते हैं? हाँ करो। वो बिंदास थे, ऐसे बहुत अच्छी लेडी, बहुत अच्छा उनका स्वभाव था। बोले करो। मैंने क्या किया, एक प्लाईवुड का टुकड़ा लाया और बेसिन पे रख दिया। वही आइडिया यूज की जो सफेद की। तो पूरा मैंने उसको ड्रेसिंग टेबल बना डाला। किसको? बेसिन को। और उनका जो चेयर था उसको सफेद टॉवेल डाल दिए, ये डाल दिया। वो खुश हो गए, बैठी। मेकअप किया मैंने। मेकअप करके जब हम सेट पे गए तो जब बड़ी लाइटें आ गई ना, तो हर आदमी, हर वर्कर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब लोगों ने जाके उनको बोला कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आप। वाह वाह वाह। तो इतना बोलने के बाद एक्चुअल चौंक गई हो। अब मेरी परीक्षा थी। मेरी परीक्षा क्या थी कि वो जब स्मिता जी का लेडीज मेकअप और जेंट्स मेकअप में जमीन आसमान का फर्क है। लेडीज मेकअप और जेंट्स मेकअप में फर्क है। तो हमने क्या किया, जो लेडीज मेकअप था ना, वो मैं क्या करता था, जूनियर आर्टिस्टों पे करता था। वहां सीखता था मैं। तो स्मिता जी पे मेकअप करने में मुझे दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो सीखा हुआ था मैंने। और दूसरे भी आर्टिस्टों को भी करने के लिए पहले मैं सीखा था, इसलिए मुझे कोई भी आर्टिस्ट को मेकअप करने में दिक्कत नहीं आई। क्या बात है। और इस तरह से स्मिता पाटिल का मेकअप वो आ गया। भीगी पलकें फिल्म में किया। फिर उनका ऑफर आया। यहाँ भीगी पलकें का गाना सुन लो। हाँ सुनिए। जन्म जन्म का साथ है हमारा, जन्म का साथ है। जीवन साथी बनके तूने हमसे
आगे बताएं। फिर उन्होंने ये किया कि भाई 2-4 दिन के बाद बोले दीपक एक काम करते हैं, मेरे पास कमर्शियल पिक्चरें बहुत आ रही है, तो अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो मैं लेती हूँ, वरना नहीं लेती हूँ, मुझे नहीं करनी है, मुझे कमर्शियल पिक्चरें अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं करनी। तो मैंने बोला कौन सी पिक्चर है? तो बोले शक्ति है। बाप रे। मैंने बोला मेरे पिताजी उधर है, अमित जी। फिर दूसरी भी 2-3 पिक्चरों का नाम लिया। तो मैंने बोला 2 पिक्चरों में तो अमित जी है, हाँ। अब मैं कैसे ये करूं? तो बोले नहीं, अगर तुमको करना है और पक्का करना है, मैं ये पिक्चरें ले रही हूँ बिकॉज ऑफ यू। एक घुंगरू करके एक पिक्चर भी थी। हाँ। तो हमारे पास वैसे भी काम नहीं था ना, अमित जी तो चलो बाद में आके करने वाले थे, वो बात अलग थी। तो उन्होंने बोला तो तुम ये काम करो, तुम स्टार्ट करो, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने स्टार्ट किया और हम उसका काम करते रहे। उतने में अमित जी की ये हो गए। तो अमित जी ने देखा तो मुझे बुलाया उधर। बुलाने के बाद मैंने बोला ऐसा तो काम था ना, तो मैंने इनका काम ले लिया था, काम कर रहा हूँ। बोले नहीं करो तुम तब तक। थोड़े दिन के बाद अमित जी को मिलने के लिए मैं गया, तो किसी कारणवश नहीं मिल पाया। तो फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो मैंने बोला उन्हें ऐसा हुआ नहीं, लेकिन नहीं मिल पाया। तो उन्होंने मुझे बोला, कौन? स्मिता जी ने, अमित जी को मैंने डांट दिया है। अरे बाप रे। वो दीपक मेरा है, हाँ। मेरे सिवा दूसरे की जगह जा नहीं सकता है, और आप में उसको छीनने की कोशिश मत करना। मैंने बोला आप क्यों ऐसे बोला? बोले मुझे लगा, मैंने बोल दिया। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, बोल तो दिया, अभी जाने दो, लेकिन मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं छोड़ के अमित जी के पास वापस जा रहा हूँ। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है। थोड़े दिन हम करते रहे, अमित जी की भी एक आध पिक्चर करते रहे उधर, क्योंकि वो नेता थे, एमपी पॉलिटिक्स में थे ना जी। तो एक आध पिक्चर के लिए आते थे वो, और वैसे भी मेरे लिए काम कम था उधर, तो मैंने कैरी ऑन किया इधर। फिर स्मिता जी की डेथ हो गई, तो मैं क्या करता था, मैं मेकअप की किट दिया था उनको कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम अपना मेकअप कर लो। तो उनकी माता जी, वो अमित जी, ये वो सब लोग आके बैठे हुए थे डेथ होने के बाद। तो हमारा एक रिलेशन ऐसा हो गया था स्मिता जी के साथ कि एक भाई बहन का रिश्ता होता है ना, ऐसा हो गया था। जी। तो किधर भी जाती तो मैं डांट देता था, अकेली मत जाया करो, ये करो, ऐसा करो, तो डांट देता था मैं। तो उनको भी मालूम है कि मैं कुछ भी करूंगी तो वो भाई मेरा खड़ा है उधर। तो डेथ होने के बाद उनकी बहन शिकागो से आने वाली थी, शिकागो से इधर बॉम्बे आने में 2-3 दिन लग गए थे। तो वो बॉडी जो है वो उसमें रखते हैं बर्फ में, तो नायर हॉस्पिटल है उधर रखी हुई थी। मैं भाई साहब वो 4 दिन मैं वो जो बॉडी रखी थी ना सब, वो बाहर बैठा रहा था। बाप रे। और किसी की बॉडी लेने जाते थे तो मैं साथ में जाता था, हम देखते थे, किसी बाद में ताला लगा देते थे, वो ऐसा करते थे। और फिर चौथे दिन जब ये बॉडी लेके गए घर पे लेने के बाद उनकी मम्मी आई एक मेकअप किट लेके, वो जो मैंने दी थी उनको, गजब। और वो किट लेके उन्होंने बोला कि दीपक उसको सुहागन का मेकअप करना। अरे बाप रे, आखिरी समय पर जो सजाया जाता है बॉडी में। तो बीचों बीच में कभी शूटिंग के दरमियान बोला करती थी, मैं मरूंगी ना उसके बाद में मुझे सुहागन बनाना। अरे बाप रे। तो हमको मजाक करती है ऐसे लगा, हम डांट देते थे, ऐसा मत बोला करो। तब मैंने ये सोचा नहीं था कि ये आगे जाके मेरे ऊपर ये तकलीफ आने वाली है जी। फिर सुहागन का मेकअप मैंने कैसा किया मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू रो रहा था और मेकअप हो गया था, और न जाने क्यों मालूम नहीं वो बेहतरीन मेकअप हुआ था। बहुत कमाल का, बहुत अच्छा मेकअप हुआ था। तो कभी मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे को डेथ बॉडी का मेकअप करना पड़ेगा। सही है। स्मिता पाटिल की याद के नाम एक गाना सुनते हैं। दुश्मन न करे दोस्त लिए वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है।
दीपक जी, बहुत ही जज्बाती बातें यहाँ पर हुई और अब मुझे लगता है कि बातचीत को एक दूसरी दिशा में ले जाते हैं। और ये कि आपने कुछ फिल्में प्रोड्यूस की हैं, उनके बारे में बताइए। हमने 4 फिल्में प्रोड्यूस की। ये आइडिया कहाँ से आया था कि आपको फिल्में बनानी है? नहीं, क्या हुआ था, अमित जी का आगे का ब्रेक था ना जी, तो उसमें हमने सोचा मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा मेकअप आर्टिस्ट करके, तो मुझे बुरा लगेगा और अमित जी को तो लगेगा ही लगेगा। तो यार अमित जी का मेकअप मैन, मेकअप आर्टिस्ट मेरे पास आया मेकअप करने के लिए। गजब। वो मैं नहीं सुनना चाहता था। हाँ। मैं अमित जी की इज्जत को बड़ा बनाना चाहता था। हाँ। मैं बोला घर में रहूंगा, भूखा रहूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। सही। तब मैंने ऐसा सोचा कि एक काम करते हैं, हिंग जले ना फिटकड़ी, तो चल प्रोड्यूसर बनना। तो हमने बोला चलो एक पिक्चर बना देते हैं। तो मैंने वो मराठी पिक्चर के लिए सोचा। तो मराठी पिक्चर में कितने 5-7 लाख रुपए में बन जाती थी उस जमाने में। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, ये पिक्चर बना देते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो वो पिक्चर मैंने शुरू की। तो उतने में पहला नीलानी जी है ना, हाँ, वो आए। उनकी एक पिक्चर चल रही थी आंखें, बहुत पैसा आ रहा था। तो पहला जी ने बोला कि दीपक तुम पिक्चर बनाओ, मैं पैसे दूंगा तुमको। अब मेरे को क्या चाहिए था, उतने भी मेरे पास थे नहीं, एक्चुअली 5-7 लाख रुपए था नहीं तो उस टाइम। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, पहला जी लगा रहे। एक्चुअल प्रोड्यूसर मुझे पहला जी ने बनाया। अच्छा। पहला जी ने बोला और फिर हम लोग वो पिक्चर में स्टार्ट किया है। तो वो पिक्चर खत्म की मैंने। कौन सी फिल्म थी वो? अक्का करके, मराठी फिल्म, पहली फिल्म 1993-94 में। उसमें अमिताभ बच्चन थे। तो फिर मैंने अमित जी को बोला कि आप जरा पिक्चर तो देख लीजिए सर। तो अमित जी बोलते हैं कि नहीं, मेरे को पिक्चर देखनी नहीं है, मेरे को पिक्चर में काम करना है। अरे अब मैं तो मर गया, अब उनको मैं कहाँ डालूंगा, पिक्चर कंप्लीट है। तो फिर मैं डायरेक्टर के साथ बैठा, मैंने बोला ऐसा ऐसा है, अमित जी बोल रहे हैं। तो अमित जी को कहाँ ये कर सकते हैं। तो डायरेक्टर ने बोला एक गाना है पहले स्टार्टिंग में और 1-2 सीन है, उसमें डाल सकते हैं हम लोग। तो ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पिक्चर को। तो हमने वो गाना जो था वो ऐसे ही गाया हुआ था। तो उसमें डुएट था गाना, एक लड़की की आवाज थी, एक लड़के की आवाज थी। तो अमित जी की चलो वो सुदेश भोसले की आवाज थी तो चल जाएगा। तो लड़की की आवाज के लिए अमित जी के प्यार कौन है? अगर मैं किसी हीरोइन के पास जाता तो पैसे मांगेंगे, बिल्कुल पैसे मांगे, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो दे सकते हो। तो फिर मैंने अमित जी से थोड़ा सा ऐसे बातों बातों में ये किया, अगर आप दोनों आ जाते तो कैसे लगेगा। तो उन्होंने कहा कि आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है, चलो हम ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला सर मैं तो बोलूंगा नहीं, आप ही बोल दीजिए। तो वो गए घर पे, ये वो बातचीत हुई और उन्होंने जया जी को बोला तो जया जी मान गए। ऐसे देखा जाए तो उनका पूरा परिवार मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। जया जी ने कभी कोई पिक्चर के लिए कभी मना नहीं किया। और जितनी फिल्में आपने बनाई हैं उन सब में अमिताभ बच्चन है। 2 पिक्चर में जया जी है और 4 पिक्चर में अमित जी है। क्या बात है। वो जया जी अमित जी है, हर पिक्चर में अमित जी। जी। तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि भाई ऐसा क्या करेंगे, जया जी आई, फिर हम लोगों ने शूट किया। मैं बोलूंगा तो यकीन नहीं आएगा आपको, उस जमाने में वो चेयर भी नहीं थी उनको बैठने के लिए देने के लिए। उस जमाने में वो चेयर कौन सी थी मालूम है आपको? वो लोहे की चेयर नहीं होती, ऐसी खुलने वाली। जी। वो चेयर पे वो बैठे। वाह। उन दोनों ने किसी बात की, किसी चीज की बिना नोटिस किए उन्होंने कास्टे वाली साड़ी डाली, मराठी वाली, और इन्होंने पगड़ी बिगड़ी पहन के ये करके उन्होंने वो गाना वाना किया और सीन किया है। तो सीन में उन्होंने बहुत अच्छा वो किया था कि यहाँ महाराष्ट्र ने मतलब सर्व का ही दिले, मतलब ये महाराष्ट्र ने मुझे बहुत सब कुछ दिया जी, नाम दिया, इज्जत दिया, शोहरत दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया। इसलिए मैं पूरे महाराष्ट्र को जिंदगी भर मैं भूल नहीं सकता हूँ। ऐसा करके ये दीपक सावंत की पहली निर्मिती, दीपक सावंत की पहली पिक्चर मुझे पसंद आई है, आप भी देखिए। वाह 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 वाह, ये उन्होंने वो पहले बोला था। क्या बात है। और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। फिर दूसरी पिक्चर गंगा थी। गंगा बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी, जिसके लिए अमित जी, हेमा जी थी उसमें, रवि किशन, मनोज तिवारी, नगमा, ये सारे लोग आने से वो भोजपुरी की सबसे बड़ी पिक्चर हो गई। अच्छा। और भोजपुरी में इतनी बड़ी कोई पिक्चर बनाया नहीं था।
और इसके लिए हेमा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, अमित जी का तो हुई हूँ, और भोजपुरी के जितने भी आर्टिस्ट है इन्होंने हमेशा मुझे कभी न पैसे के लिए, कभी कोई चीज के लिए ना नहीं बोला। तो दिनेश लाल यादव है, ये सारे लोग जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं। फिर मैंने ये एक्चुअल पिक्चर में शौकिया बनाता था, मुझे कोई कमाने के लिए, मैं कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बनाता था। तो ये पिक्चर ऐसी बन गई। फिर 2-3 पिक्चरें है, गंगा हुई, गंगोत्री हुई। गंगोत्री में भूमिका चावला ने काम किया जी, गंगा देवी में अमित जी, ये फिर जया जी अमित जी ने काम किया, ऐसे गुलशन ग्रोवर जी ने काम किया। तो ऐसी बनती गई पिक्चर है, और इन लोगों का प्यार मिला, इन लोगों के आशीर्वाद से ही ये बनी है। मेरे को ये नहीं लगता कि मैं इतनी पिक्चरें बड़ी बना सका, ये मुझे पता नहीं कैसी बन गई बस। क्या बात है। अब हम अपनी बातचीत के आखिरी मकाम तक आ पहुंचे हैं, और मुझे ये पता है कि आप समाज के लिए कुछ भलाई का काम करना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। अभी क्या है कि मैं हमेशा इनोवेशन करता हूँ। जी जी। तो इनोवेशन में मेरा क्या है कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। तो मेरी एक संस्था है सदगति सोशल फाउंडेशन करके जी, उसके अंदर मैं काम करता हूँ। और अभी जितने मेरे 11 इनोवेशंस है, 11 इनोवेशंस मैंने लोगों के लिए बनाए हैं, जनता की भलाई, जनता के लिए। जी। अभी पानी जो है, पानी है लेकिन पानी लोगों तक नहीं जाता है। तो मैंने क्या किया, लोगों तक पहुंचाने के लिए 10,000 किलोमीटर तक हम पानी देंगे। ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है गांव का, जो 400-450 लोगों को रोजगार देगा जी। उसके बाद में उनको रहने के लिए देगा, उनके सारे के सारे लोगों को पगार मिलेगा, 1,20,000 के हिसाब से पगार मिलेगा। और गांव को 70 अग्निवीर एवरी ईयर हम देंगे। ये गांव से योजना है। और ये गांव जो है वो हमने मतलब पूरे वर्ल्ड में गांवों को कभी भी प्लानिंग नहीं की है, आज भी नहीं है। ये गांवों की प्लानिंग हमारी है, और हमारा सब पेटेंट में है अभी। तो ये सारा काम चल रहा है। तीसरा है क्या, जो गरीब लोग है, आदिवासी लोग है, इनको रोजगार नहीं है, तो उधर मैं सोचता हूँ कि वापस वो झाड़ लगाए, और वो झाड़ लगाकर वो झाड़ों से इनकम जो होगी वो उन लोगों को पगार के रूप में दी जाए। वो लोग शहरों में ना आए, दिल्ली में नहीं आए, बॉम्बे में नहीं आए, किधर भी नहीं आए जी। उधर के उधर उनका निर्वाह हो, उनको पगार मिले, वो अपनी जिंदगी अच्छा गुजार सके। अब क्या होता है कि गाँवों में नॉर्मली ज्यादातर बीमारी आती है, 50-60% बीमारी होती गांव से आती है। तो गांव की बीमारी इसलिए आती है कि अगर ये आदमी को पगार अच्छा मिला, 1,20,000 मिलेगा साल का, तो 10,000 का वो घर में कलर लगा सकता है। तो कलर है ना, घर के अंदर, घर के बाहर, ऊपर और नीचे। ऊपर अगर सफेद कलर लगाता है तो गर्मी कम लगेगी। अगर पूरे सराउंडिंग में अगर काला, पीला, नीला लगाएंगे तो सांप, बिच्छू, कीड़ा, मच्छर सब आएंगे। लेकिन अगर सफेद लगाते हैं तो उसमें सांप नहीं आएगा, बिच्छू नहीं आएगा, कीड़ा नहीं आएगा, मच्छर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। उसको काटेंगे नहीं तो बीमार नहीं होंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा दिन जीवित रह सकते हैं। आज सांप काटने से कितने लोग मरे, और वो भी घर में काटे। सफेद होता है वहां सांप कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि सांप को, बिच्छू को इनको दिखता नहीं है सफेद में, इसलिए वो जगह पे ये लोग आते नहीं है। वो आएंगे नहीं, इनको काटेंगे नहीं तो ये जीवित रहेंगे। इतने लोगों का बचाव हो सकता है और बीमारी से वो बच सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि मेकअप की दुनिया तब और अब कितनी बदल गई है, और क्या चुनौतियां हैं एक मेकअप मैन के सामने? मेरी एक ही कहना है लोगों को कि आप छोटा मोटा जो केमिकल युक्त जो सामान होता है उसका इस्तेमाल ना करें, और फालतू कंपनी का सामान मत यूज कीजिए। आपकी स्किन खराब हो सकती है, इसलिए कोई रिप्यूटेड कंपनी हो, भले एक चीज लीजिए, 10 मत लीजिए। वो एक चीज से आप वो कर सकते हैं। अभी लिपस्टिक है, लिपस्टिक बहुत कुछ काम कर सकती है। लिपस्टिक होठों पे आती है, लिपस्टिक हाथों में लीजिए और गालों पे और ऊपर और थोड़ी सी लगा दीजिए और पाउडर लगा दीजिए, नेचुरल मेकअप होएगा, नेचुरल आपका फेस दिखेगा। तो ये जो काम है वो करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी जो इंडिया है, इंडिया पूरा के पूरा डस्टी है, मतलब हर जगह से धूल उड़ती है जी, और हर आदमी, हर औरत और हर बच्चे को पसीना आता है। वो धूल उड़ती है तो दिखती नहीं है तो चिपक जाती है। हम घर में जाके नहाते नहीं है, दूसरे दिन सुबह नहाने को जाते हैं, वो भी बराबर नहाते नहीं है, और वो आस्ते आस्ते लेयर बनती है और वो अपना चेहरा काला पीला दिखने लग जाता है।
इसलिए आपको किधर भी जाइए, जैसे भी पूरा दिन जाते हैं तो घर पे जाके सबसे पहले फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करके अच्छी तरह से धो के आप एक काम कर सकते हैं कि उसमें छोटी सी क्रीम होती तो रात को लगा दीजिए, सुबह धो देंगे निकल जाएगी। और ये अगर करेंगे तो वो आपका फेस अच्छा और खूबसूरत दिखेगा, लगेगा भी। और ये सब चीजें नहीं करेंगे तो फेस आस्ते 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 काला दिखने लगेगा। जी जी। तो इसके लिए जितने भी तमाम लोग हमारा ये सुन रहे हैं तो सुबह नहाना, रात को नहाना या फेस वॉश करना ये अनिवार्य करते रहिए। और करने के बाद क्रीम लगाइए, या सबसे अच्छा सबसे आपकी मुल्तानी मिट्टी होती है। जी जी। थोड़ा हल्दी लीजिए, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, गुलाब पानी लीजिए, उसको बना दीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए, छोड़ दीजिए, धो डालिए, चेहरा ग्लो करेगा। क्या बात। ये ऐसी चीजें जो छोटी छोटी घर में होती है वो घर में जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। और आप घर में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हमारा जो इंडिया है वो खूबसूरत लगेगा। खूबसूरत लगेगा तो दीपक सावंत का कहीं कहीं तो भूले भटके नाम ले लेगा। मेरे पिताजी मेकअप आर्टिस्ट जी, और पिताजी के इसमें से मैं आया हूँ मेकअप आर्टिस्ट जी। तो मेरी बीवी जो है सरोज सावंत करके नाम है उसका, वो भी मेकअप आर्टिस्ट है और पार्लर चलाती है, तो लोगों को खूबसूरत करती है, बरोबर। उसके साथ मेरी लड़की है दक्षिणा सावंत, पंखड़ी सावंत, और लड़का है दानवीर सावंत। ये सारे के सारे लोगों को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। और ये हमारा जनरेशन टू जनरेशन, मतलब पिताजी के बाद मैं, मेरे बाद में मिसेस के बाद में हमारे दोनों बच्चे, तीनों बच्चे ये करते हैं। और हमारा एक 2-3 फ्लोर का ब्यूटी पार्लर है, इसमें वो लोग काम करते हैं और लोगों को बहुत ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा पूरा जनरेशन लोगों को खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा हटके मैं देश को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे इनोवेशन है। क्या बात। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी सारी दास्तान हमें सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म मेकअप आर्टिस्ट और फिल्म निर्माता दीपक सावंत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।